आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। प्यासी आत्माएं। सन 1948 की बात है। उन दिनों में कलकत्ता में रहता था। मैं मुख्य रूप से भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर व्यक्तिगत रूप से शोध कार्यों में जुटा हुआ था। मेरे एक मित्र थे, अखिलेश राय चौधरी। राय चौधरी जी परामनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे। उन दिनों वो कलकत्ता के विश्वविद्यालय में उच्च पद पर थे। एक दिन सांझ के समय जब मैं कर्निंग स्ट्रीट से गुजर रहा था, तभी एकाएक मेरी उनसे मुलाकात हो गई। काफी दिनों बाद मिले थे राय चौधरी जी। मुझे देखते ही वो बोले, अरे भाई शर्मा जी, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी बीच में फिर से वो बोल पड़े, तुम तो जानते ही हो, मुझे उस छोटे से मकान में कुछ परेशानियां हो रही थी। पिछले महीने मैंने एक मकान देखा अलीपुर में, पसंद भी आया था। कम से कम 200 साल पुराना होगा वो मकान, मगर बराबर मरम्मत होते रहने के कारण देखने में उतना पुराना नहीं लगा। पहले उसमें छावनी के अंग्रेज अफसर रहा करते थे, इसलिए मकान के कमरे विलायती ढंग से सजे हुए थे। मकान हवादार और आरामदेह था, इसलिए मैंने तुरंत ही 3 महीने की पेशगी देकर उसे किराए पर ले लिया। पर चौथे दिन ही मुझे उस मकान को छोड़ना पड़ा। वो मेरे बारे में जानते थे कि मैं भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर शोध कार्य करता हूँ, इसलिए शायद उन्होंने सीधे अपनी कहानी से ही शुरुआत की थी। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों, किस लिए छोड़ दिया आपने मकान? इतना अच्छा और आरामदेह मकान, कलकत्ते में तो ऐसे मकान मिलना कठिन ही है। वही तो बात है कि उस लंबे चौड़े हवेली नुमा मकान में एक ऐसा कमरा है जो बिल्कुल खाली है। उस कमरे के पास से गुजरते समय मुझे प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाई तो नहीं दिया, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ा, लेकिन एक अजीब से भय के कारण मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठता था। पता नहीं वह क्या था, लेकिन चौथे दिन सुबह मैंने मकान की रखवाली करने वाली बुढ़िया को बुलाया और मकान की चाबी उसे थमाते हुए बोला कि भाई मुझे ये मकान ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बुढ़िया रूखे स्वर में मुझसे बोली, मैं उसकी वजह जानती हूँ साहब, फिर भी आप इस मकान में रहने वाले दूसरे सब किराएदारों से ज्यादा टिके। ज्यादातर लोग तो दूसरे ही दिन मकान को छोड़कर भाग जाते हैं। आपसे पहले इस मकान में 3 दिन तो कोई टिका ही नहीं। मेरा ख्याल है कि वो लोग आपके ऊपर काफी मेहरबान रहे हैं। मैंने आश्चर्य से बुढ़िया को पूछा था, कौन वो लोग? तो उसने कहा कि वही जो इस मकान में रहते हैं। वो चाहे भूत प्रेत जिन्न हो या और कुछ, मैं बतला नहीं सकती, मगर वो कई है और काफी ताकतें रखते हैं। भाई शर्मा, उस बुढ़िया ने इतनी भयानक गंभीरता से ये बात कही थी कि मैं इसके बाद उससे बात करने की हिम्मत ही न रख सका। राय चौधरी जी की ये बातें सुनकर मैं बेहद ही उत्सुक हो उठा था। मैंने हंसकर बोला, मेरे ख्याल से आप भूत प्रेत से डरते नहीं। इससे पहले न जाने कितनी बार विचित्र अनुभव हुआ है आपको, फिर इस छोटी बात से आप इतना क्यों डर गए? राय चौधरी जी झेपते हुए बोले, भाई ऐसी बात नहीं, बात दरअसल ये है कि मुझे अपनी पत्नी के कारण मकान को छोड़ना पड़ा। अब तुम तो जानते हो कि वो हद से ज्यादा डरपोक और कमजोर दिल औरत है। उसी के बार बार कहने पर मुझे वो मकान छोड़ना पड़ा। मैंने सहज भाव से कहा, यदि आप कहे तो मैं उस रहस्यमय मकान में कम से कम 1 रात तो अवश्य रहना चाहूंगा। अब कहने की आवश्यकता नहीं कि दूसरे ही दिन मैं अलीपुर के उस रहस्यमय मकान में बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गया। उस जमाने में अलीपुर का इलाका आज की तरह गुलजार नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई रहती थी। गिनती के 50-60 मकान थे जो काफी पुराने थे। वो रहस्यमय मकान अलीपुर में सुनसान जगह पर था। पास ही 2-1 दुकानें थी चाय की, और एक छोटा सा होटल भी, बंगाली था शायद, जिसमें चाय के अलावा दोनों वक्त का खाना भी मिलता था। मैंने मकान के पास जाकर देखा तो मकान भीतर से बंद था। मैं जरा आगे बढ़ा, तभी उस होटल का छोकरा नौकर जो झूठे प्लेट धो रहा था मेरे करीब आया और बोला, साहब क्या आप किसी से मिलना चाहते हैं? हाँ, मैंने सुना है कि ये मकान किराए पर देने के लिए खाली है। हाँ, ये मकान तो साहब खाली है। एक मुसलमान औरत इसकी रखवाली करती थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही इसी मकान में उसकी मौत हो गई। मौत बेहद दर्दनाक और हादसे से भरी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश को देखा था। उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। मुंह खुला था, आंखें बाहर को उबल पड़ी थी, और तो और मुंह से ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर फैला हुआ था। जब वो ये सब बोल रहा था तब मैं मकान को निहार रहा था। थोड़ा रुककर छोकरा आगे आते हुए बोला, साहब मकान भूतहा है, अब तो और भी लोग इसमें रहने को राजी नहीं होंगे। तभी मैंने उसकी बात को बीच में तोड़कर पूछा, इस मकान का मालिक कौन है? नवाब बहादुर अली खां। खां साहब रहते कहाँ है? लेक रोड पर उनका बहुत बड़ा आलीशान मकान है, उसी में रहते हैं खां साहब। काफी जमीन जायदाद और बेशुमार दौलत है उनके पास साहब। इतना समाचार मेरे लिए काफी था। मैंने 1 रुपया जेब से निकालकर उस छोकरे को इनाम में दे दिया और उसी समय खां साहब के घर जा पहुंचा। संयोग से उस वक्त वो घर पर ही थे। चेहरे से बुद्धिमत्ता टपक रही थी। बातचीत करने का ढंग भी उनका बड़ा ही शिष्ट और आकर्षक था। जब उनको ये मालूम हुआ कि मैं भूत प्रेत के रहस्यमय विषयों पर खोज कार्य करता हूँ, तो वो ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी विनम्रता से बोले, मकान आपकी खिदमत में हाजिर है, आप जब तक चाहे उसमें रह सकते हैं। किराए की तो बात ही नहीं है। इस समय वो मकान बेहद बदनाम है। ऐसी हालत में अगर आप मकान के रहस्य का पता लगा लेंगे तो उल्टा मैं ही आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बातचीत के सिलसिले में मुझे पता चला कि खां साहब की पत्नी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। औलाद के नाम पर एक लड़की है जिसका नाम है मेहरुन्निसा। जब मैंने पहली बार मेहरुन्निसा को देखा तो देखता ही रह गया। कितनी खूबसूरत थी वो।
शब्दों में उसके सौंदर्य और उसके रूप का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। न जाने कब तक उसकी ओर मैं मुग्ध भाव से देखता रहा। फिर मैंने उसकी ओर से अपना ध्यान हटाते हुए पूछा, आपका ये मकान कब से मनहूस हो गया है? ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है, पर मुझे इतना जरूर याद है कि बहुत सालों से इसका यही हाल है। थोड़ा रुक रुक कर खां साहब कहने लगे, सच तो यह है कि ये मकान मेरे चाचा का था। आज से 40 साल पहले उन्होंने मुर्शिदाबाद के किसी नवाब से खरीदा था, मामूली दामों में। उस जमाने में यह मकान कलकत्ते में इशरत महल के नाम से जाना जाता था। चाचा से सुना था कि नवाब साहब अय्याश तबीयत के थे। शराब और शबाब का बेहद शौक था उन्हें, और रोजाना रात को इशरत महल में नवाब साहब की महफिल भी जमती थी। कुछ दिनों बाद दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। बर्मा पर जापानियों के हमले का प्रभाव बंगाल पर भी पड़ा। नतीजा ये हुआ कि नवाब साहब को इशरत महल के अलावा बंगाल में मौजूद अपनी तमाम जमीन जायदाद को एक एक कर बेचना पड़ा। मेरे चाचा की कोई औलाद न थी। जब वो मरे तो उनकी जायदाद संभालने के लिए लाहौर से कलकत्ता आना पड़ा। यहाँ आने पर यह मकान मुझे इसी तरह सूना नजर आया, और तब पता लगा कि इसमें रूह का डेरा है। मुझे ये बातें मनगढ़ंत और काल्पनिक लगी। मैंने मकान की मरम्मत करवाई, रंग रोगन कराया, नए ढंग के फर्नीचरों से सजाया भी, और एक अंग्रेज अफसर को किराए पर दे दिया। मगर वो ज्यादा दिन टिका ही नहीं। 1 सप्ताह बाद ही भाग खड़ा हुआ। पूछने पर उसने बतलाया कि मकान काफी भयानक है, रहने के काबिल नहीं है। उसके बाद से किराएदारों का सिलसिला ही चल पड़ा, मगर कोई भी किराएदार 1 सप्ताह से ज्यादा ठहर न सका। नतीजा ये हुआ कि मकान पूरी तरह बदनाम हो गया। आज उसकी जो हालत है वह आप खुद ही देख रहे हैं। आखिर में खां साहब अपनेपन के स्वर में बोले, अगर आप मेरी सलाह मानते हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप रात को मकान में हरगिज न रहे। हो सकता है कि जान का कोई खतरा हो जाए। उनकी यह बात सुनकर मैं हंस पड़ा और दृढ़ता के साथ कहा, मुझे इस मामले में बेहद दिलचस्पी है, और अनजानी परिस्थितियों में हिम्मत का दम्भ भरना मैं कायरता समझता हूँ। फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मैं खतरों के बीच ही पला हूँ। भूत प्रेत और खतरनाक से खतरनाक जिन्नों से मेरा सामना अब तक कई बार हो चुका है। आपके भूतहा स्थान में रहने से भी मुझे अपने दिल की मजबूती पर पूरा भरोसा रहेगा। खान साहब ने एक बार मेरी ओर गहरी नजरों से देखा, फिर मकान की ताली मेरे हवाले कर दी। अब कहने की जरूरत नहीं, उसी दिन मैंने भूतहा मकान में अपना डेरा डंडा जमा दिया। जब मैं रात बिताने के लिए पहली बार उस मकान में पहुंचा तो मेरा नौकर देवी दरवाजे पर ही खड़ा था, और वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। देवी उड़ीसा का रहने वाला था, और वो काफी हिम्मत वाला भी था। मुझे देखते ही वो बोला, साहब मकान तो हवादार और काफी आरामदेह है, मगर बिजली न रहने से कुछ तकलीफें हो सकती है। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा, तुम सुबह से इस मकान में हो, तुमने अभी तक कोई अजीब बात देखी या कुछ सुना? हाँ साहब, मकान कुछ अजीब जरूर है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। मतलब क्या क्या? मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा। मुझे कई बार मकान के निचले हिस्से में तो कभी ऊपर के हिस्से में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती रही। 2-3 बार ऐसा भी लगा कि जैसे कोई मेरे कानों के पास ही आकर फुसफुसा रहा है, कुछ बातें कर रहा है। इसके अलावा मैंने कुछ महसूस नहीं किया। अच्छा, तुम डरे नहीं? नहीं साहब, इसमें डरने की क्या बात है। ये सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि चाहे जो भी हो जाए, ये उड़िया नौकर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो नवंबर का महीना था, ठंड पड़ने लगी थी, हवा में तरावट थी, रात की कालीमा गहरी होती गई। हल्के बादलों के सफेद टुकड़े नीले आकाश में तैर रहे थे। शुक्ल पक्ष की एकादशी का चांद बादलों की ओर से बाहर निकल आया था। चारों ओर रूपली चांदनी बिखरी हुई थी। मकान के ऊपरी हिस्से में मैंने एक कमरा अपने लिए ले लिया था। कमरा काफी लंबा चौड़ा था, काफी हवादार भी था। वहां 3-4 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, जिनमें से होकर हवा का सैलाब कमरे में थम रहा था। कुछ देर तक मैं खिड़की के पास ही खड़ा रहा और बाहर छिटकी हुई चांदनी का आनंद लेता रहा, और तब तक देवी टेबल पर खाना लगा चुका था। खाना खाने के बाद मैं आराम से पैर फैलाकर पलंग पर लेट गया। मेरे कमरे के बगल में एक और कमरा था, जिसका एक दरवाजा मेरे कमरे में खुलता था। देवी ने अपने सोने के लिए उसी कमरे में इंतजाम किया था। वो भी खाना खत्म कर अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। मुझे नींद आने का प्रश्न ही नहीं था। मैं जाग रहा था। कभी कभी पलकें झपक जाती थी। एकाएक मुझे ऐसा लगा कि कोई कमरे में विचित्र ढंग से गहरी सांसें ले रहा है। निश्चय ही वो किसी इंसान की सांस नहीं थी। और तभी मुझे कमरे के पास एक बड़ा सा पीला प्रकाश दिखाई दिया, जो मनुष्य के आकार के बराबर था। वो कुछ देर तक तो स्थिर रहा अपनी जगह पर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो प्रकाश छोटी सी गोली के रूप में बदल गया। प्रकाश की वो रहस्यमय गोली बहुत देर तक कमरे में चारों तरफ उछलती कूदती रही और फिर अचानक गायब हो गई। इसी के साथ एक और विचित्र घटना घटी, जिसकी मुझे सपने में भी आशा नहीं थी। एकदम से अपने कमरे का दरवाजा धड़ाक से खोलकर देवी बाहर निकला। उस समय उसके चेहरे पर डर का जैसा भयानक भाव था, वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था। वो मेरे बगल से तेजी से निकल गया और मुझे फुसफुसाते हुए कहा, भागिए साहब, भागिए, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लगा जैसे वो आवाज देवी की न हो। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर मकान के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा। फिर उसने बंद दरवाजा झटके से खोला और बेतहाशा बाहर भागा। मैंने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन उसने मेरी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अब मैं उस भूतहा मकान में अकेला रह गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि देवी किस बात से इतना डर गया था। कौन उसका पीछा कर रहा था। एक टॉर्च लेकर पूरे मकान का मैंने चक्कर लगाया, मगर मुझे कोई भी रहस्यमय चीज दिखलाई नहीं दी। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। रात काफी गुजर चुकी थी। चांद पश्चिम की ओर झुक गया था। आकाश भी बिल्कुल साफ हो चुका था। मुझे बिस्तर पर लेटे हुए अभी 10 ही मिनट हुए होंगे कि मेरे सामने एक काली सी छाया प्रकट हुई। वो हर क्षण अजीब रूप धारण करती जा रही थी। उसका आकार और डील डोल किसी दैत्य की तरह था। उसका सिर मानो छत को छू रहा था। मैं विस्फारित नेत्रों से देखता रहा। मेरा खून पानी होने लगा। सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस दानव रूप छाया के सिर से 2 आंखें मुझे घूर रही है। मैं चुपचाप बिस्तर पर सांस और दम साधे पड़ा रहा। अब उस छाया के ऊपरी भाग से नीले और पीले रंग के प्रकाश की 2 तेज किरणें मुझ पर पड़ रही थी, ठीक उसी ऊंचाई से जहां मैंने वो 2 आंखें देखी थी। मैंने बोलने की कोशिश की पर गला जैसे बंद हो गया था। मैंने उठने की भी कोशिश की मगर बेकार। मुझे लगा जैसे कोई अदम्य शक्ति मुझ पर अपना प्रभाव डाल रही है, जैसे कोई अत्यंत गतिमान महान शक्ति मेरी इच्छा और मेरे संकल्प का विरोध कर रही है। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि उस महान शक्ति का विरोध करना मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है। मुझे उस समय असहायता का अनुभव हो रहा था। मैं बतला नहीं सकता कि मेरी हालत क्या थी। जो जो मेरी ये भावना बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे मन में भय का संचार गहरा होता गया। काफी प्रयास के बाद मैंने इच्छा शक्ति को दृढ़ किया और काफी ताकत लगाकर बिस्तर से उठा। पर तभी मुझे धक्का सा लगा और मेरा शरीर निर्जीव सा होकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ा और उसी के साथ मेज पर जलती मोमबत्ती की रोशनी धीमी पड़ने लगी। मेरा आतंक और बढ़ गया। मोमबत्ती बुझी तो नहीं, लेकिन लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी लौ को धीरे धीरे बुझाने की कोशिश कर रही है। एकाएक मोमबत्ती बुझ गई और धूप अंधेरा छा गया कमरे में। एक भयानक आतंक के भाव ने मुझे घेर लिया। गहरे अंधकार में डूबे हुए उस कमरे में मैं था और थी वो भयानक दैत्याकार विकराल काली छाया। उसकी शक्ति का मुझे इतना विकट और भयानक अनुभव हो रहा था कि मेरा रोम रोम कांप रहा था। सचमुच उस समय आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। बस अब 2 ही बातों की संभावना थी, या तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या फिर किसी तरह उस मायाजाल को तोड़ दूंगा। और सच मानिए, मैंने उस मायाजाल को आखिर में तोड़ ही डाला। मैं चीख उठा और उसी क्षण मुझे अपने आत्मबल का अनुभव हुआ। मुझ में उठने की शक्ति आ गई। उठते ही मैं खिड़की की ओर दौड़ पड़ा और मैंने उसका पल्ला खोल दिया। उस समय मुझे एक चीज की सख्त जरूरत थी और वो थी प्रकाश की। खिड़की खुलते ही मुझे पश्चिम में ढलता हुआ चांद नजर आया, साफ, स्वच्छ और शांत। चांद की हल्की पीली रोशनी कमरे में आ रही थी। वो काली विकराल छाया अब कमरे से गायब हो चुकी थी। मैं पलंग की ओर मुड़ा ही था कि तब मुझे ऐसा लगा कि सारा कमरा जोर से कांप उठा हो। फिर कमरे में चारों ओर चिंगारियों जैसी गोलियां निकलने लगी। हरी, पीली, लाल, नीली, वे सभी विभिन्न रंगों की प्रकाश गोलियां कमरे में तेजी से चक्कर काटने लगी। उसी स्थिति में दलान में पड़ी एक पुरानी कुर्सी अपने आप खिसक कर मेरी मेज के सामने आकर रुक गई। फिर कुर्सी पर एक युवती का आकार प्रकट हो गया। वो जिंदा थी मगर मौत की तरह भयानक। युवती काफी सुंदर थी, पर उस समय उस चेहरे पर शोक, चिंता, पीड़ा और व्यथा की मिलीजुली छाया थी। दूसरे क्षण मेज पर औरतों के श्रृंगार की तमाम वस्तुएं प्रकट हो गई और वो रहस्यमय युवती अपना श्रृंगार करने लगी। बीच बीच में वो दरवाजे की ओर देखती थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। कमरे में अभी भी विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी गोलियां चारों ओर घूम रही थी। कमरे का दरवाजा खुला तो नहीं, पर दरवाजे के पास एक दूसरी आकृति प्रकट हुई। वो आकृति किसी पुरुष की थी या शायद किसी युवक की, और देखने में वो पुराने जमाने का अंग्रेज लग रहा था। उसका पोशाक वैसा ही था। उसके चेहरे पर भी शोक का भाव था। लगा जैसे वो किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। और वो धीरे धीरे चलकर युवती के पास आया और उसने धीरे से पुकारा, मेहरुन्निसा। उस युवक के मुंह से मेहरुन्निसा नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। युवक को देखते ही मेहरुन्निसा खड़ी हो गई और उससे जा मिली। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहीं खड़े रहे और फिर धीरे धीरे हवा में घुलते चले गए, गायब हो गए। और उसी के साथ कमरे का वातावरण भी एकदम से स्वच्छ हो गया। उस रात इशरत महल में मैंने जो कुछ देखा और सुना था, जो कुछ अनुभव किया था, उससे मेरे मस्तिष्क में एक बात स्पष्ट हो गई थी कि इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि इस महल में प्यासी आत्माओं की प्रबल इच्छा शक्ति का गहरा मायाजाल फैला हुआ है। मगर उसके मूल कारण क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इशरत महल 200 वर्ष पुराना था। नवाब साहब का वो खानदानी महल था। संभव है कि वो कारण उन्हीं के खानदान के इतिहास के किसी अंधेरे पन्ने में दबा या छिपा हो। मगर अब सवाल ये था कि उनके खानदानी इतिहास का पता लगेगा कहाँ। उस दिन मैं स्टूडियो नहीं गया। दिन भर में देवी को ही खोजता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। शायद वो अपने गांव भाग गया था और अब मुझे इशरत महल में अकेला ही रहना था। अगले पूरे 10 दिनों तक वहां कोई घटना नहीं घटी और नहीं मुझे कोई अनुभव हुआ। मैं आराम से रह रहा था। मगर 11वें दिन जब मैं वापस लौटा, उस समय रात के 12 बज रहे थे। कृष्ण पक्ष की रात थी।
सारी धरती और सारा आकाश अंधेरे के आगोश में डूबा हुआ था। एक गहरी खामोशी छाई हुई थी चारों तरफ। उस रात सड़क की बत्ती भी बुझी हुई थी। मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर मकान के भीतर जैसे ही घुसा, मैं स्तब्ध रह गया। मेरा पूरा शरीर भय और आतंक से रोमांचित हो उठा। न जाने कहां से भीतर खूब रोशनी हो रही थी। मकान में लंबे चौड़े आंगन में चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। बिल्कुल ताजा खून था वो, और उस ताजे और गर्म खून से सनी लिपटी आधे दर्जन लाशें वहां पड़ी हुई थी, जिनमें एक जवान और खूबसूरत औरत की लाश भी थी, और उन सभी लाशों की गर्दनें कटी हुई थी। जरा आप ही सोचिए, उस अंधेरी और खामोश रात के समय खून में डूबी हुई उन आधे दर्जन लाशों को देखकर मेरी हालत क्या हुई होगी। मैं पागल नहीं हुआ, बस यही गनीमत थी। मैं अब भी आंखें फाड़े और मुंह बाए वो विभत्स और भयानक दृश्य को देख रहा था कि तभी अचानक सामने वाली दीवार के पास एक लंबी चौड़ी काठी का व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध और घृणा का भाव था। चेहरे से क्रूरता साफ टपक रही थी, और उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। मैं वहां पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। लगा कि किसी भी क्षण मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा, और सचमुच में बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था, और मेहरुन्निसा मुझ पर झुकी हुई थी। खां साहब की बेटी मेहरुन्निसा बड़े प्यार से मेरे सिर को आहिस्ते आहिस्ते सहला रही थी। मैं उसे देखकर आश्चर्य से भर उठा। वो कैसे और कब आई यहाँ? मुझे होश में आया देखकर वो मुझसे बोली, अब कैसी है तबीयत आपकी? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने उसी में जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे आई? मेहरुन्निसा बड़े सहज भाव में बोली, मैं आऊंगी कहाँ से? मैं तो यहीं इसी मकान में रहती हूँ। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने आश्चर्य भरे स्वर में ही कहा, क्या कहती है आप? आप इस भूतहा मकान में रहती है? मैंने तो आपको इससे पहले कभी नहीं देखा इस मकान में। कैसी बात करती है आप? मेहरुन्निसा ने मेरे उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुस्कुराती रही। बड़ी रहस्यमय लगी मुझे उसकी मुस्कुराहट। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। अब दिन का उजाला फैल चुका था। मेहरुन्निसा की उपस्थिति सचमुच मेरे लिए रहस्यमय थी। जब मैं बाथरूम से वापस लौटा तो देखा कि वो मेरे कमरे में नहीं थी, और तब मैं सोच में पड़ गया कि वो मुझे बिना बताए कहाँ चली गई। पूरा मकान देख डाला मैंने, मगर वो कहीं नहीं मिली। मैं आंगन में भी गया, वहां भी अब खून फैलाना था और नहीं लाशें थी। एकाएक मेरा मस्तिष्क झंझना उठा। रात का वो सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। निसंदेह भयानक प्रेत लीला थी वो, और अब मेहरुन्निसा भी मेरे शक के दायरे में आ गई थी। उसका व्यक्तित्व मुझे रहस्यमय लगा। मैं उसी हालात में दौड़ा दौड़ा खां साहब के बंगले पर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो वो सुबह का नाश्ता कर रहे थे। मेहरुन्निसा भी उनके करीब बैठी हुई थी। मुझे देखते ही खां साहब बोल पड़े, आइए आइए, और आपकी खोज का नतीजा क्या हुआ? कुछ समझ में आया आपको? मैंने उन्हें सारी कथा सुना दी। जो भी मैंने अनुभव किया था, जो भी मेरे साथ घटा था, वो सब बताया, और सबसे आखिर में मैंने उन्हें मेहरुन्निसा के आने की बात बता दी, जिसे सुनकर बाप बेटी दोनों एक साथ चौंक पड़े। ये क्या कह रहे हैं शर्मा जी आप? खां साहब अपने कठोर स्वर में बोले, मेरी बेटी तो बिल्कुल सुबह से उन्हें पास है, फिर वो क्यों जाएगी उस भूतहा मकान में? अब मेरे चौंकने की बारी थी। मुझसे कुछ बोला ना गया, कुछ कहा भी नहीं गया। बस मैं उन दोनों को देखता रह गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा वो सच था, या जो खां साहब कह रहे हैं वो सच है। दिन ब दिन उस भूतहा मकान की रहस्यमय गुत्थी उलझती जा रही थी। मेहरुन्निसा का अस्तित्व मेरे लिए और अधिक रहस्यमय हो गया था। मेरे कमरे में मेरा सिर सहलाने वाली और मुझसे बात करने वाली आखिर कौन थी? अगर वो मेहरुन्निसा नहीं थी तो फिर कौन होगी वो? उस रात फिर मुझे वो लंबी चौड़ी काठी वाला व्यक्ति मकान में दिखाई पड़ा। सिर झुकाए आंगन में खड़ा था वो, मगर जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वो एकाएक आंगन की दीवार में समा गया, और ये देखकर मैं तो डर ही गया। दूसरे दिन मैंने उस दीवार को तुड़वाना शुरू किया, क्योंकि मेरे ख्याल में उसी दीवार के पीछे उस भूतहा मकान का सारा रहस्य छिपा हुआ था, और मेरा अनुमान सही निकला। दीवार के गिरते ही मुझे सामने लगभग 4 फुट लंबी लोहे की मोटी चादर दिखलाई पड़ी। वो लोहे की चादर दीवार में पेचों के जरिए कसी हुई थी। मैंने उन्हें भी खुलवाया। काफी मेहनत के बाद खुली वो मोटी चादर। उसके हटते ही मुझे नीचे जाने की सीढ़ियां दिखलाई दी। भीतर अंधेरा था और सीलन भरी बदबू भी। मैं टॉर्च की रोशनी की सहायता से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। नीचे मुझे एक लंबा चौड़ा कमरा मिला। वो कमरा मुझे काफी रहस्यमय लगा। कमरे में एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी, जो काफी पुरानी लग रही थी। मैंने उसे भी तुड़वाया। अलमारी में भी मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने के चांदी के कुछ सिक्के और जड़ाऊ तलवार मिली। कमरे के एक कोने में एक बड़ा भारी लोहे का संदूक भी था। उसका ताला बड़ा भारी और मजबूत था। उसे तोड़ने में मुझे काफी परेशानी हुई, और उस लंबे चौड़े संदूक के खुलने पर मुझे उर्दू में लिखी हुई अरबी तंत्र मंत्र की काफी पुरानी किताबें और सुनहरे फ्रेम में जड़ी हुई 2 तस्वीरें मिली। उन्हीं के साथ चमड़े में लिपटा हुआ एक दस्तावेज भी मिला। इन सब पुरानी वस्तुओं के अलावा सबसे आश्चर्यजनक और कौतूहलपूर्ण जो वस्तु मुझे उस संदूक में मिली वो थी स्फटिक की एक तश्तरी। लगभग 1 फुट व्यास की वो तश्तरी गहरी भी थी, जिसमें पीले रंग का कोई स्वच्छ द्रव भरा हुआ था, और जिसमें कंपास की तरह कई सुइयां तैर रही थी, जिनके चारों तरफ ग्रह नक्शों के चित्र खुदे हुए थे।
सुइयां उन पर तेजी से घूम रही थी। मैंने उस तस्तरी को छूना चाहा, मगर जैसे ही उसका स्पर्श किया उसी क्षण मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठा और मेरा सिर सनसनाने लगा। उसी के साथ मुझे बिजली जैसा झटका भी लगा। वो स्फटिक की तश्तरी टूट गई और उसमें का जो द्रव और कंपास की सुइयां थी वो चारों ओर बिखर गई और उनके बिखरते ही कमरे में भूचाल सा आ गया। वहां की सभी दीवारें कांप उठी। मैं उन पुस्तकों, दस्तावेज और सिक्कों को लेकर उस गुप्त कमरे से बाहर निकल आया। साथ में उन तैल चित्रों को भी लाना नहीं भूला। उर्दू और अरबी का ज्ञान मुझे था, इसलिए उन प्राचीन तंत्र की पुस्तकों और चमड़े की खोल में लिपटे हुए उन दस्तावेज को पढ़ने में और समझने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। वो पुस्तकें अरबी और फारसी तंत्र मंत्र और ताबीजों के अलावा काला जादू, मैली विद्याओं, टोना टोटका आदि की हस्तलिखित प्राचीन और दुर्लभ पुस्तकें थी। उन तांत्रिक पुस्तकों का लेखक कोई औलिया फकीर था जो कभी अरब होता हुआ हिंदुस्तान आया था और हमेशा के लिए मुल्तान में ठहर गया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज से करीब 200 वर्ष पहले मुसलमान अरबी और फारसी तांत्रिकों का गढ़ रहा था। वो औलिया हमेशा खामोश और हर समय अपनी तांत्रिक साधना में डूबा रहता था। उसने कुछ दिनों बाद अपना एक शिष्य बनाया जिसका नाम था शाकिर, और शाकिर पक्का शागिर्द साबित हुआ। वो अपने गुरु की खूब सेवा करता था और गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने लड़के की तरह मान रहा था। ऐसी स्थिति में जो परिणाम सामने आना चाहिए वही आया। शाकिर एक अच्छा साधक बन गया। औलिया की सारी तांत्रिक विद्या उसने धीरे धीरे हासिल कर ली, मगर तांत्रिक साधना और तांत्रिक विद्याओं ने शाकिर को विनम्रता, सहिष्णुता और विवेक के बजाय अहंकार भर दिया। अपने आप को वो महाशक्तिमान समझने लगा था। अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के सामने वो किसी और को कुछ न समझता। दस्तावेज के अनुसार उसे एक परिसिद्धि प्राप्त थी जो काफी शक्तिशाली थी और वो शाकिर के इशारे पर कोई भी अच्छा या बुरा काम कर सकती थी, और उसी बात का शाकिर को घमंड था। औलिया के मरने के बाद तो शाकिर का अहंकार और घमंड और भी बढ़ गया। तभी उस पर नजर पड़ी मुल्तान के एक जमींदार की, जिसका नाम था कुर्बान अहमद। कुर्बान अहमद शाकिर की रूहानी ताकत से भली भांति परिचित था। एक दिन उसने शाकिर को अपने पास बुलाया और अपनी एक बहुत ही बड़ी समस्या उसके सामने रखी। शाकिर ने परी की सहायता से उस जटिल समस्या को हल कर दिया, जिसके बदले जमींदार ने उसे बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और जड़ाऊ गहने दिए और याददाश्त के तौर पर उसे एक जड़ाऊ तलवार भी भेंट दी। उस जमाने में वो लाखों की संपत्ति थी, मगर शाकिर उससे खुश नहीं था। वो तो मेहरुन्निसा को चाहता था। कुरान अहमद की इकलौती बेटी मेहरुन्निसा, उसकी खूबसूरती और हुस्न ने शाकिर के मन की शांति को छीन लिया था और वो हर हालत में मेहरुन्निसा को पाना चाहता था। मगर वो जमींदार एक अधबूढ़े और बदसूरत तांत्रिक को अपनी इकलौती बेटी देना नहीं चाहता था। जब वो किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ, तब जाकर शाकिर ने अपने इल्म से काम लिया। एक दिन जब रात के अंधेरे में सारा मुल्तान शहर डूबा हुआ था और लोग गहरी नींद में बेखबर सोए हुए थे, उसी वक्त मेहरुन्निसा दौड़ती हाँफती हुई आई और शाकिर की चौड़ी छाती से लिपट गई और उसने अपने आप को शाकिर के हवाले कर दिया। शाकिर भी यही चाहता था। उसकी मुराद पूरी हो गई थी। वो उसे लेकर सीधा कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। वो वहां रुका ही नहीं, वो मेहरुन्निसा को इस शहर से बहुत दूर ले जाना चाहता था ताकि उसके बाप का साया कभी भी उस पर ना पड़े। उस वक्त शाकिर की उम्र 40 के लगभग थी और मेहरुन्निसा की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। निश्चय ही उस वक्त उसकी पवित्र आत्मा रूहानी दुनिया की किसी नापाक ताकत की गिरफ्त में थी, वरना वो कभी भी उस अधबूढ़े और बदसूरत तांत्रिक को अपना तन मन अर्पित नहीं करती। खैर, शाकिर कलकत्ते में पूरी तरह से जम गया। उसकी चमत्कारी तंत्र विद्या ने उसे शोहरत भी दी और धन दौलत भी। उसने कुछ वक्त बाद मेहरुन्निसा से शादी की और उसके लिए हवेली नुमा एक महल बनवाया जिसका उसने नाम रखा था इशरत महल। मगर जो होना था वही हुआ। एक दिन शाकिर की इल्म छन्न से टूटकर बिखर गई और जब मेहरुन्निसा को सच्चाई का एहसास हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे पता ही नहीं था कि उसने इतने सालों में क्या खोया था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज युवक शाकिर के यहाँ आने जाने लगा था। उसका नाम था डफ। ये डफ नाम का व्यक्ति काफी सुंदर और स्मार्ट था। एक सजला नौजवान भी था। सबसे दिलकश थी उसकी भूरी आंखें जिसमें एक अजीब सा सम्मोहन था। मेहरुन्निसा और डफ पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मेहरुन्निसा को एक अपनत्व और प्यार भरे दिल के साथ ही किसी मर्द के मजबूत सहारे की जरूरत थी और दोनों ही उसे एक साथ मिल गया था। डफ ने उसके सारे सपने पूरे कर दिए, मगर शाकिर से उन दोनों का प्यार ज्यादा दिन छिप न सका। वो हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था और एक दिन जब वो रोज की तरह शराब के नशे में गले तक डूबा हुआ था, तब उसने दोनों को प्यार करते हुए देख लिया। ऐसी नाजुक स्थिति में जो घटना घटनी चाहिए थी वही घटी। शाकिर की आंखों में खून उतर आया। उसने लपक कर मेहरुन्निसा के बाप ने दिया हुआ वो जड़ाऊ तलवार उठा लिया और उसने एक ही साथ दोनों का कत्ल कर दिया। दोनों प्रेमियों का खून से डूबा हुआ जिस्म जमीन पर गिरकर एक साथ झटपटाया और एक ही साथ हमेशा हमेशा के लिए शांत भी हो गया। डफ का बाप ब्रिटिश सरकार के किसी उच्च पद पर था। जब उसे यह मालूम हुआ कि उसके बेटे का प्यार के मामले में कत्ल हो गया है तो वो बहुत ज्यादा बौखला गया। उसे पता था कि उसके बेटे का कत्ल करने वाला शाकिर था। वो चाहता तो शाकिर को तबाह कर देता, मगर वो उसकी रूहानी ताकत से भली भांति परिचित था और इसलिए वो खामोश रहा। पर डफ के दोस्तों ने शाकिर से बदला लेने की ठान ली। वो डफ के ऐसे दोस्त थे जिनके लिए डफ ने बहुत कुछ किया था और इसलिए वो उतावले हो रहे थे।
आखिरकार वो एक साथ ही निहत्थे शाकिर के मकान में घुस गए और उसे मारपीट करने लगे। शाकिर था तो अकेला, मगर उसके हाथ में तलवार थी। तलवार के वार के सामने निहत्थे युवक भला कब तक ठहर पाते। शाकिर के हाथों सभी मारे गए। इशरत महल का आंगन लाशों से पट गया और शाकिर इतने से ही शांत नहीं हुआ। दस्तावेज के अंत में लिखा था कि उसने अपने इल्म के जोर से महरुनिसा और डफ के अलावा उन सभी युवकों की आत्माओं को इशरत महल में ही कैद कर दिया था, ताकि वो जिंदगी के लिए हमेशा प्यासी रहे और इशरत महल में हमेशा के लिए भटकती रहे। उसने ये भी लिखा था कि जब तक स्पट्टिक की तश्तर में कंपास की सुइयां घूमती रहेंगी, तब तक वो आत्माएं इशरत महल में कैद रहेंगी, उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। मगर उसका यही काम शाकिर के लिए महंगा पड़ गया था, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद एक रात वो सभी प्यासी आत्माएं एक साथ शाकिर पर टूट पड़ी थी और उन्होंने उसका गला घोट दिया। दूसरे दिन सवेरे उसकी लाश आंगन में पड़ी पाई गई। उसकी आंखें और जीभ बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर भय का भाव था। कहने की जरूरत नहीं थी कि उसी दिन से वो इशरत महल भूतहा हो गया था। उन दो तस्वीरों में पहली शाकिर की तस्वीर थी। उसका चेहरा बड़ा भयानक और प्रभावशाली था। यदि किसी सांप को इंसान की शक्ल में बदल दिया जाए तो वो बिल्कुल शाकिर जैसा लगेगा। उसका जबड़ा चौड़ा था और नीचे की ओर लटका था। उसकी आंखें लंबी और गहरी थी और नीलम जैसे चमकती थी, और उसके आंखों के भाव को देखकर ही लगता था कि उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही विश्वास है। दूसरी तस्वीर को देखते ही मैं चौंक पड़ा। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। काफी देर तक मैं उसे गौर से देखता रहा। वो तस्वीर थी महरुनिसा की, पर उसमें जो शक्ल थी वो बिल्कुल ही खान साहब की बेटी महरुनिसा जैसी थी। उसके चेहरे से मिलती जुलती थी। वही रूप, वही रंग, वही नाक नक्श, कहीं कोई फर्क नहीं था। लगा कि जैसे खान साहब की बेटी महरुनिसा को सामने बिठाकर ही वो चित्र बनाया गया है। उस चित्र को देखकर मेरी एक शंका का समाधान हो गया, और वो ये कि मैंने उस दिन अपने कमरे में जिसे देखा था और जिससे बात की थी वो खान साहब की बेटी महरुनिसा नहीं, बल्कि शाकिर की बीवी महरुनिसा थी। वो सब होने के बाद मैंने खान साहब को वो सारी कहानी सुनाई, तो उसे सुनकर वो भी स्तब्ध रह गया। मुझे इस बात की भारी प्रसन्नता थी कि मेरे हाथ अनायास अरबी और फारसी तंत्र मंत्र और जादू टोना की हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें लग गई थी। अब इन तमाम घटनाओं को घटे एक लंबा अरसा गुजर चुका है। इशरत महल की वो तमाम प्यासी आत्माएं मुक्त हुई या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तब से फिर कभी कोई घटना उस महल में नहीं घटी। खान साहब ने भी उस इशरत महल को तुड़वाकर नए सिरे से उसका निर्माण कराया और फिर उसका नाम रखा महरुनिसा महल। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।